माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 9 वर्कशीट नंबर 54 हम सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट 11 नवंबर 2020 के लिए आपको दी गई है। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यानी यूनिवर्सल लॉ जो है उसको आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके बारे में आपने कभी ना कभी पहले पढ़ा होगा, किसी न किसी कक्षा में। नहीं पढ़ा तो जब हम इसे पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा, क्योंकि आज हम एक ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में, एक बहुत ही विद्वान वैज्ञानिक के बारे में भी जानेंगे जिनका नाम है इसाक न्यूटन। आपने जो गति वाला चैप्टर पढ़ा था, गति के तीनों नियम पढ़े थे, वो भी न्यूटन ने ही दिए थे। और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल का नियम है ये भी न्यूटन के द्वारा ही दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान पूछ रहे हैं, जिज्ञासा दीदी गुरुत्वाकर्षण बल और इसका क्या महत्व है, कि गुरुत्वाकर्षण बल आखिर क्या होता है और आखिर हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। जिज्ञासा बोल रही हैं, ज्ञान यह देखकर कि एक पका हुआ सेब हमेशा नीचे ही गिरता है। जो न्यूटन थे वो एक बार, एक कहानी है कि न्यूटन जो है पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। न्यूटन क्या है, वही हमारे इसाक न्यूटन वैज्ञानिक। इस तरीके से वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वो सेब का पेड़ था और फल टूटता है यानी सेब टूटता है तो वो नीचे फॉल होता है, नीचे गिरता है। तो न्यूटन यही सोचने लग जाते हैं कि आखिर जो ये फल है वो नीचे ही क्यों गिरा। तो न्यूटन के अनुमान लगाया कि पृथ्वी पर वस्तु को अपनी तरफ एक बल से आकर्षित करती है। तो न्यूटन ने यह सोचा कि कोई भी वस्तु अगर गिर रही है तो वो हमेशा नीचे ही क्यों गिर रही है, जो फल गिरा वो नीचे ही क्यों गिरा। इसका मतलब जो पृथ्वी है वो किसी न किसी बल से हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जिसकी वजह से वस्तु नीचे की ओर खिंच जाती है। चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों तरफ लगातार घूमता रहता है, पृथ्वी द्वारा इसी प्रकार के अभिकेंद्रीय बल का अनुभव करता है, पर दोनों आपस में कभी नहीं टकराती। मतलब आप देखेंगे ये पृथ्वी है और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर, ये उपग्रह है चंद्रमा पृथ्वी का, तो वो चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है, लेकिन कभी भी वो टकराते नहीं हैं। इसके अलावा जो सूर्य है, इसी प्रकार सूर्य की जितने भी प्रकार के ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है जैसे आप बचपन में सोलर सिस्टम बनाते थे, उसमें कैसे होता था, सोलर सिस्टम में यहाँ पे एक सूर्य होता था और ये आप क्या बनाते थे, ऑर्बिट बनाते थे, कक्ष बनाते थे, जिसके अंदर जो ग्रह हैं उसको हम दर्शाते थे और ग्रह अपने अपने कक्ष में घूमते हैं। लेकिन जो ये कक्ष है वास्तव में ये कक्ष होते नहीं हैं, ये ऑर्बिट्स होते नहीं हैं। हम ये कल्पना करके बनाते हैं बच्चों को समझाने के लिए कि बच्चे पोजीशनिंग गलत ना बनाए, इसलिए उनको ये लाइनिंग बनवाई जाती है। एक्चुअल में ब्रह्मांड में ये लाइन सौरमंडल में नहीं होती है। ठीक है, अपने आप उनकी पोजीशंस होती हैं ग्रहों की और वो लगातार परिक्रमा करते हैं, लेकिन कभी भी आपस में टकराते नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सभी तारे किसी न किसी बल से बंधे हुए हैं। इन सब तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि विश्व में हर एक वस्तु या फिर पिंड एक दूसरे को एक बल से आकर्षित करती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। मतलब केवल पृथ्वी पर ही नहीं, इस पूरे पृथ्वी के बाहर, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे तारामंडल में हर वस्तु एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कोई ना कोई बल है जो हर वस्तु को एक दूसरे से बांध के रखता है। जैसे आप हैं तो आप भी किसी न किसी बल से इस पृथ्वी से बंधे हुए हैं। हम सब जितने भी लोग इस पृथ्वी पे हैं वो इस पृथ्वी पे एक बल से बंधे हुए हैं। एक बल है जो पृथ्वी से हमें बांधे हुआ है, दूसरा बल है जो हर एक वस्तु से हमारे ऊपर बल लगा रहा है और हम भी किसी न किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी तारे हैं, जितने भी ग्रह हैं, सब इसी बल से बंधे हुए हैं, सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। आगे देखते हैं। आगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है वो हमने एक साधारण भाषा में तो समझ लिया कि एक बल है जो आपस में सब चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है, बांधे हुए है। अब अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसकी परिभाषा क्या होगी, तो उसको एक नियम के रूप में लिखा गया। वो नियम क्या है, इस संसार में प्रत्येक वस्तु, पिंड प्रत्येक अन्य वस्तु को एक ऐसे बल से आकर्षित करती है जो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब जैसे हम मान लेते हैं कि दो वस्तुएं हैं, ये वस्तु है m1, ये वस्तु है m2, दो वस्तुएं हैं।
ठीक है। तो दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर कोई ना कोई बल लगा रही होंगी। ऐसे बल एक दूसरे को हमेशा, ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं और हमेशा कोई ना कोई एक दूसरे पे बल लगा रही होंगी और एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, आकर्षित कर रही होंगी, जो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के समानुपातिक होगा। अब ये दोनों वस्तुओं का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और उस द्रव्यमान को हम क्या बोलेंगे, m। जो इसका मास है, द्रव्यमान है, उसे हम m बोलेंगे। तो ये बल जो होगा, बल को हम विज्ञान में F से दिखाते हैं, मतलब फोर्स। तो ये फोर्स कितना होगा, ये होगा समानुपाती, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके, दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के। इसका मतलब कि किसी वस्तु पे उतना ज़्यादा बल लगेगा जितना ज़्यादा इनका द्रव्यमान का गुणनफल होगा। मतलब वस्तुओं का अगर भार ज़्यादा है, द्रव्यमान ज़्यादा है, तो उतना ही ज़्यादा उन दोनों वस्तुओं पे बल भी ज़्यादा लग रहा होगा। जितना कम द्रव्यमान होगा उतना कम बल लग रहा होगा। दूसरा चीज़ है कि इन वस्तुओं के केंद्रों के मध्य दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जो फोर्स होगा, बल होगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/d²। यानी दोनों वस्तुओं के मध्य जितनी दूरी है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि दोनों वस्तुओं की डिस्टेंस, दूरी जितनी ज़्यादा होगी बल उस पर उतना कम लगेगा और दूरी जितना कम होगा बल उतना अधिक लगेगा। तो यही क्या है, हम इसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम कहते हैं। यही हमारा क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम है। अब इसको आपको थोड़ा सा फॉर्मूले की फॉर्म में अगर हम समझाएं तो यह बल दोनों वस्तुओं को मिलने वाली रेखा की दिशा में लगता है। जिस दिशा में दोनों वस्तुएं मिलती हैं उस दिशा में ये बल लगता है। यदि किन्हीं दो वस्तुएं A और B का द्रव्यमान क्रमशः m तथा m है, दोनों के केंद्रों के मध्य की दूरी d है, तो प्रत्येक वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, F होगा। हमने मान लिया ये वस्तु क्या है, m, और ये वस्तु क्या है, m2, m1 m2, दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, d से हमने दिखा दी, और इनके बीच में जो बल लग रहा है उसे F दिखा दिया। अब अगर हम इस चीज को फॉर्मूले में लिखें तो इस चीज की वैल्यू क्या कितनी होगी, गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m इंटू m। ठीक है, समानुपाती होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और m, और इसको हमने एक दे दी इक्वेशन। दूसरा क्या है, इसके मध्य की दूरी, तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d², इसको हमने दे दिया दूसरी इक्वेशन। अगर हम दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है, यानी कि हमें फॉर्मूला क्या मिलता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/d²। कभी भी अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी लगा होता है, इसको हटाना हो, इक्वल टू बनाना हो, तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, एक और वैल्यू ऐड करनी पड़ती है। तो वही जब हम इसको इक्वल टू बनाते हैं तो ये आ जाता है Gm/d²। अब G क्या है, तो वही जो G है हमारा अनुपाती स्थिरांक है। जब भी हम इक्वल टू बनाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं, तो एक स्थिरांक आता है और जिसकी कुछ वैल्यू होती है। तो यहाँ पे G क्या है, अनुपाती स्थिरांक है, जिसे सर्वात्रिक गुरुत्वीय और स्थिरांक कहते हैं, जिसका मान कितना होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। इसकी जो वैल्यू है ये वैज्ञानिक द्वारा कैलकुलेटेड वैल्यू है, मतलब कभी भी आपको इसका मान रखना हो तो आप इसका मान 6.673 इंटू 10 रख देंगे, इसका एग्जैक्ट वैल्यू ये याद कर लेंगे। अब देख लेते हैं कि ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम का महत्व, इसका क्या महत्व है वो समझ लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम अनेक परिघटनाओं की व्याख्या करता है। बहुत सारी घटनाएं हैं जो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही संभव हो पाती है, जैसे हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। ये पृथ्वी को एक केंद्र है पृथ्वी का, जो पूरी ओर हर वस्तु पे एक बल लगा रही है, ठीक है, वो गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, हमारा जितने भी उपग्रह, केवल चंद्रमा ही नहीं बाकी जो उपग्रह भी घूम पाते हैं वो भी गुरुत्वाकर्षण के कारण घूम पाते हैं। सूर्य के चारों ओर जो ग्रह की गति होती है, ठीक है। इसके अलावा चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा के स्तर में बढ़ना और कम होना, जो समुद्र का
पानी का स्तर होता है या नदियों का, उसमें जो उछाल आते हैं, ऐसे नदी जो वेव्स आती हैं, टाइड्स आती हैं, वो भी किसकी वजह से आती हैं? गुरुत्वाकर्षण के कारण आती हैं। नदी में जल का बढ़ना, ठीक है, और नदी में जितना भी पानी बढ़ेगा घटेगा, नदी का जो बहाव होगा, वर्षा, इन सभी घटनाओं को हम गुरुत्वाकर्षण से समझा सकते हैं और समझ सकते हैं। अब देखिए आपको चित्र दिखाया गया है सर इसाक न्यूटन का। यही है वो वैज्ञानिक साइंटिस्ट, महान साइंटिस्ट, जिन्होंने ये पूरा कॉन्सेप्ट दिया है गुरुत्वाकर्षण का। और इसके अलावा गति के जो तीनों नियम हमने पढ़े थे गति वाले चैप्टर में, वो भी इन्होंने ही दिए थे। गति का तीसरा नियम क्या कहता है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, आपका रिवीजन होगा। देखते हैं आज आपको क्या प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न पूछा है गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम लिखिए। प्रश्न 2 में बोला है गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम का क्या महत्व है। तीसरे में बोला है यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता, अपने विचार आपको बताने हैं। और चौथे में गुरुत्वाकर्षण बल में जी क्या निरूपित करता है, इसका क्या मान होता है, वो लिखना है। तो चलिए सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले कोविड के संदर्भ में आपके लिए ये मैसेज है कि आपको मास्क पहनना है, प्रोटेक्शन करने के लिए अपने आप की और दूसरों को भी फॉर कोविड से। चलिए अब देख लेते हैं आंसर। गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम लिखिए। तो इस संसार में प्रत्येक वस्तु किसी एक अन्य वस्तु को एक ऐसे बल से आकर्षित करती है जो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उन वस्तुओं के केंद्रों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम कहते हैं। वस्तु यहाँ पे क्या होगा? किसी होगा, ठीक है, यहाँ पे किसी कर लेंगे। उसके बाद क्या है, प्रश्न 2 में बोला है गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम का महत्व। तो गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम का महत्व निम्नलिखित है। नंबर 1, हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। नंबर 2, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति संभव हो पाती है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। तो ये इसके 3 हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तीसरे प्रश्न में बोले यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता, सोचिए, ठीक है, और अपने विचार लिखिए। तो थोड़ी सी मैं आपको कल्पना करवाती हूँ, उसके बाद आप और ज़्यादा कल्पना कर पाएंगे। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल शून्य होता, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल नहीं होता, मान लिया पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं, तो क्या होगा? तो पृथ्वी पर जीवन का होना असंभव होता, यानी यहाँ पे लाइफ ही पॉसिबल नहीं होती। ना आप होते हैं, ना पेड़ पौधे होते हैं, ना एनिमल्स होते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो संपूर्ण समुद्र का पानी हवा में होता। समुद्र का पानी जो ये टिका हुआ है नदी में, वो इसी कारण टिका हुआ है, इसी कारण ठहरा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण है। नहीं होगा तो सारा पानी कहाँ होता? हवा में होता। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो समुद्र का पानी हवा में होता, और पृथ्वी पर सभी पेड़ पौधे धरती पर उगते ही नहीं। कोई भी पेड़ पौधे धरती पर उगते ही नहीं। जब धरती पर पेड़ पौधे नहीं उग पाते तो ना ही कोई वनस्पति होती, ना ही फल सब्जी कोई भी खाने के लिए चीज़ें होती, तो फिर इसके अलावा जितने भी हमारे लिविंग विंग हैं वो कोई भी सर्वाइव कर ही नहीं पाते। मतलब जो पृथ्वी का वातावरण है, ठीक है, इन्वायरमेंट है, वो डेवलप ही नहीं हो पाता और कुछ भी इस पे जीवन संभव हो ही नहीं पाता। तो इस तरीके से अगर आप कल्पना करेंगे तो कुछ भी मतलब संभव नहीं हो पाता। और सिर्फ पृथ्वी पे ही नहीं, पृथ्वी के बाहर भी अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो जो ये पूरा ब्रह्मांड में परिक्रमा हो रही है ये सब भी नहीं हो पाता। चौथे प्रश्न में बोला है गुरुत्वाकर्षण बल में जी क्या निरूपित करता है और इसका मान लिखिए। गुरुत्वाकर्षण बल में जी सर्वात्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक को निरूपित करता है, जिसका मान 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो ये आपका आंसर 3 और 4 हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम से लिंक से जाकर भी सारे वर्कशीट का सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 54 सॉल्व कर लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। आपको लाइक करना है, शेयर करना है और इस चैनल को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सभी सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे कनेक्ट हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय।